यही सिलसिला चिल्ली में कि कम्युनिस्ट प्रेसिडेंट सिल्वेंदार आयंदे पॉपुलर वोट से जीत के आता है और उसका नारा क्या है कि हमारे रबड़ के बागात, हमारे कॉफी के बागात, हमारे चाय के बागात मोनसेंटो कंपनी के कब्जे में नहीं होंगे, ये हमारी है, हमें वापस चाहिए। और तांबे के और सोने की कानें हमारी हैं। हमारे लोग भूखे मर रहे हैं, रोजगार के लिए दूसरे ममालिक में धक्के खा रहे हैं और हमारे वसाइल पर अमेरिकी कंपनियां काबिज हों, उसके घर पर बमबारी कराई जाती है और एक ज़ियाउल हक से ज्यादा फाशिस्ट जनरल पिनोचे आके उनको मारता है और 22 लाख लोगों को कत्ल कर देता है, कम्युनिस्टों को, महवतन जमहूरियत पसंदों को। किस मकसद के लिए? कि वहां के वसाइल हमारे पास हो, अरबों डॉलर लेकर अमेरिका पहुंचे और अमेरिका के अवाम को नहीं बल्कि उतने वहां के चंद सरमाएदार कंपनियों की दौलत बने। यह है साम्राज्य। यह वो जमाना है जिसको कहा जाता है कि नौआबादियाती निज़ाम जदीद नौआबादियाती निज़ाम में तब्दील होता है, यानी डायरेक्ट बेल्जियम, फ्रांस, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, बरतानिया ये अपनी नौआबादियों को छोड़ आते हैं और वहां पर उन इलाकों के बंदों को वहां हुक्मरान बना के आते हैं, जो बाजवा भी है, जो इमरान भी है, जो नवाज भी है, जो जरदारी भी है, और वो अपने मुल्क के वसाइल लूट कर अपने असासे भी बनाते हैं और साम्राज्य की ज़रूरतें पूरी करते हैं। इसको कहा जाता है जदीद नौआबादियाती निज़ाम। आज का दौर उससे भी आगे निकल गया। अब उन्हें तटपूंजिया सियासतदानों की उनको ज़रूरत नहीं है। आज उनके पास मालियाती सरमाए के मैनेजरल स्टाफ के ज़रिए ममालिक को कंट्रोल किया जाता है और चाइना आज के दौर में उस साम्राज्य का नेट एंड क्लीन चेहरा है। चीन ने जापान, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका से 0.5% यानी 0.5% पर ईयर पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अरबों डॉलर कर्ज लिया। 0.5%, 1%, 1.5% पर, और हमारे जैसे मुल्कों को 5 से लेकर 7% तक वही कर्ज दिया। अब चीन जब यहाँ माल भेजता था तो हमारे हुक्मरानों के मुंह की तरफ देखना पड़ता था कि भाई थोड़ा ख्याल रखना, टैक्स ज़रा कम लगाना, और एंटी डंपिंग लॉ जो है उसमें भी रिलैक्स करना, कितना भी माल ले आए यहाँ पड़ा रहे आपके पास। लेकिन आज जब वो पाकिस्तान जैसे ममालिक को कर्जा देते हैं तो वो हुकूमतें उनकी तरफ देखती हैं कि वो क्या हुक्म देते हैं, हमें क्या करना है, और वो कहते हैं कि हमारी पैदावार के लिए अपनी फैक्ट्रियों का रास्ता रोको, तो बिजली महंगी कर देते हैं, गैस महंगी कर देते हैं। नतीजा क्या होता है कि हमारी फैक्ट्रियां पैदावार करने के काबिल नहीं रहती, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह हो रही है, शीशे की इंडस्ट्री खत्म हो गई, गारमेंट्स की इंडस्ट्री खत्म हो गई, हमारी लेदर की इंडस्ट्री खत्म हो गई, हमारी चूड़ी की इंडस्ट्री खत्म हो गई। इस सब पर चीन का कब्जा है, और चीन अफ्रीका, एशिया और लातीनी अमेरिका के ममालिक को इस कर्जे के झांसे में इतना जकड़ चुका है कि जिसके नतीजे में चीन के चंद सरमाएदार अरबों खरबों बिलियन ऑफ डॉलर्स के बन चुके हैं, और दुनिया में बिलियनियर्स की तादाद इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा कहाँ है? चाइना में। और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के पोलिट ब्यूरो के मेंबर अगर ट्रिलियनियर्स हैं तो क्या उसे कम्युनिस्ट पार्टी कहा जाए? क्या उस निज़ाम को सोशलिस्ट निज़ाम कहा जाए? नहीं। तो पुराने साम्राज्य और नए साम्राज्य का दुनिया के अंदर मुकाबला है। अब गिलगित बल्तिस्तान, पाकिस्तान और इस तरह के खित्ते उस दौर में जी रहे हैं जिसमें दो साम्राज्यी कुव्वतें एक दूसरे से ममालिक, खित्ते और इलाके छीन रही हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किस बुनियाद पर हुई? उन
हजारादार सरमाएदारों के दरमियान जो साम्राज्य की तरफ बढ़ रहे थे, जो नौआबादियां बना चुके थे। सेकंड वर्ल्ड वॉर किनके दरमियान हुई? उनके दरमियान हुई, लेकिन उन्होंने तैयारी की थी कि हिटलर को रशिया पर, सोवियत यूनियन पर चढ़ाई करेंगे ताकि सोशल सिस्टम खत्म हो जाए। लेकिन बुनियादी लड़ाई उन नौआबादियों पर थी। और स्टालिन ने क्या कमाल करके दिखाया कि रूस में 1917 में इनकलाब आता है और वहां पर 60% से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं, रोजगार नहीं है। और जो रोजगार है उसका आलम यह है कि शादीशुदा जोड़े फैक्ट्रियों के गोदामों की छत और शटर के नीचे रात बसर करते थे। औरतें शटर के नीचे इस सर्दी में बच्चों को जन्म देती थी। उस सोवियत यूनियन को 1937 तक पहुंचते पहुंचते, यानी 20 साल के अंदर, दुनिया के सामने दावा कर दिया कि हमारे पास कोई बेघर नहीं है, कोई बेरोजगार नहीं है और कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको तालीम न मिल रही हो। और बालिग तालीम बालगान का नेटवर्क पैदा करके तमाम लोगों को पढ़ा लिखा बना दिया। सिर्फ ये अपने मुल्क में नहीं किया, दुनिया के लिए क्या किया कि स्टालिन के इस पीरियड में सेकंड वर्ल्ड वॉर को भुगतने के बावजूद जब स्टालिन मरता है तो उस वक्त एक तजिया आता है कि स्टालिन के इरा में 117 कौमों को आज़ादी मिली, 117 ममालिक। तो दुनिया बायपोलर हो गई। एक दुनिया वो जो दुनिया को लताड़ रही थी, कब्जा कर रही थी, लूट रही थी, और वहां अपने नौआबादियाती निज़ाम की जगह पर दबाव की वजह से जदीद नौआबादियाती निज़ाम मुरव्वज कर रही थी। और सोवियत यूनियन, ईरान, जिसने इतने कम्युनिस्टों को कत्ल किया, जो शुरू से शहंशाह अमेरिका और बरतानिया का पिट्ठू रहा, तो सोवियत यूनियन ने जायजा लिया कि इनकी क्या जरूरत है कि वो बरतानिया और अमेरिका के सामने झोली फैलाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ईरान को बुनियादी सनत दी जाए ताकि वो सनती मुल्क बने, उस पर उसका इन्हिसार बरतानिया, अमेरिका, किसी वेस्ट के मुल्क पर न रहे। तो अपने दुश्मन को स्टील मिल दी ताकि ये तरक्की करे। पाकिस्तान को स्टील मिल दी। किस ज़माने में वो एग्रीमेंट होता है? जिस ज़माने में यूटो जहाज उड़ता है बुडापेस्ट पेशावर से और रूसी गिरा देते हैं, उस वक्त कहता है कि स्टील मिल दो। अफगान वार के दौरान करस्पॉन्डेंस है, डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। कम्युनिस्ट पार्टी का सेक्रेटरी जनरल कामरेड इमाम अली नाजिश उसको ब्रेज़नेव बुलाता है। कामरेड बीमार थे, जर्मनी में ठहरे हुए थे। उनसे कहते हैं कि आपके सेंट्रल कमेटी के मेंबर का एक लेटर आया है। यह है, कामरेड ने पढ़ा। उसमें लिखा था कि सोवियत यूनियन को पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज पर पाकिस्तान की सरहदी खिलाफ वर्जी करते हुए बमबारी करनी चाहिए ताकि ये मुजाहिदीन को कुचला जा सके। तो आपकी क्या राय है? तो कामरेड नाजिश ने उनसे कहा कि ये पार्टी की राय नहीं हो सकती और मैं एज ए सेक्रेटरी जनरल इसकी इजाज़त नहीं दूंगा। क्यों? कि चंद मुट्ठी भर आलमी गुंडों को मारने के लिए वहां पर हजारों बेगुनाह इंसानों को आप कत्ल कर दे और फिर दावा करें कि हम कम्युनिस्ट हैं। नहीं किया। लेकिन इस दौर में बायपोलर वर्ल्ड बनती है। एक तरफ दुनिया की कौमें लड़ रही हैं, गिलगित बल्तिस्तान जैसे इलाके आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, और वहां के शुरफा तबके को भी एक यकीन है कि अगर हम आज़ाद हो गए तो हमें टेक्नोलॉजी की मदद सोवियत यूनियन देगा, माशी मदद सोवियत यूनियन देगा, हमें पांव पर खड़ा करेगा। और इर्द गिर्द किसी ने मैली नज़र से हमारे खिलाफ साजिश की तो सोवियत यूनियन हमारी फौजी मदद भी करेगा। क्या चीन ये कर रहा है? पाकिस्तान को स्टील मिल दी, ईरान को स्टील मिल दी और कई सारे ममालिक को दी और कहा कि इसका जरा सूद क्या होगा? 0.5%, जिसको वो सूद नहीं कहते थे, मेंटेनेंस चार्जेस कहते थे। और वो रकम की सूरत में नहीं लिया जाता था कि जो आप तैयार करें वो माल हम आपसे खरीदेंगे, वो और जगह जाते थे। और वो जो वहां बेचते थे वो किसको देते थे? वो उन ममालिक को देते थे जो पसंद, उन तारीखों को मदद करते थे जो अपनी आजादी के लिए
अपने कौमी वकार की बहाली के लिए और इंसानियत की जिंदगी बदलने के लिए लड़ रही है। ये दौर था। आज के दौर में यह मुकाबला जो है वो बायपोलर नहीं है, दो पोल्स नहीं है, ये दो मराकज है। एक ही निजाम के दो मराकज हैं जिनके दरमियान मुकाबला चल रहा है। अब सवाल आया कि इसके असरात क्या होंगे। यकीनी तौर पर अमेरिका ने पाकिस्तान को तरक्की करने नहीं दी और यहां पर हमारी ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने खूब नवाजा। और मैं कहूं उसी ब्यूरोक्रेसी का वर्दीपोश लीडर परवेज मुशर्रफ कबूल कर चुका है कि हमें कितने पैसे मिलते, और उसके बावजूद वो कहते हैं कि हम अमेरिका से दगा करते थे, डबल गेम करते थे। और उन्हें कहा गया कि पाकिस्तान को माशी तौर पर पांव पर खड़ा होने नहीं देंगे, पाकिस्तान में सियासत को मजबूत होने नहीं देना, जमहूरी निजाम आगे न बढ़े, क्योंकि माशी तौर पर ताकतवर हो गए तो आवाजें उठना शुरू हो जाएंगी कि अमेरिका की इमदाद की जरूरत नहीं है, अमेरिका के कठपुतली बनकर, उसके किराएकश बनकर इलाके में जंग मत लड़ो। और अगर पॉलिटिकल सिस्टम बहाल हो जाएगा तो फिर मुहब्बे वतन सामने आएंगे और आम आदमी जो है वो पहचानने लगेगा। तो पॉलिटिकल सिस्टम बहाल ना हो, माशी इंस्टीट्यूशंस न बने और सोसाइटी समाज तकसीम कर, सिर्फ सियासी नहीं, लिसानी तौर पर, कौमियती तौर पर, मुख्तलिफ मसलक के बुनियाद पर, हर बुनियाद पर, यानी पाकिस्तान के गली गली में डायनामाइट फिट कर दो। जब वो चाहे एक जगह डायनामाइट फट जाए तो हर जगह फटना शुरू। आपको तजुर्बा है, हमारे दोस्त ने जिक्र किया कि कराची में अगर एक बंदा किसी कम्युनिटी का मरे और ISI वाले ही मरवा दे तो फिर उन दोनों कम्युनिटीज के दरमियान कितना खून खराबा होता है। इस तरह उन्होंने तकसीम कर दिया और आज भी वो तकसीम कर रहे हैं और नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे। अब ये तो हुआ अमेरिका का हिकमत अमली, और हमें पैसे देकर किराए की सफाई के तौर पर लड़ाते हैं। और वाहिद मुल्क पाकिस्तान में है, ये दुनिया के अंदर वाहिद मुल्क है जिसने कहा कि पूरी दुनिया के गुंडे, बदमाश और माफियास हमारे मुल्क में आओ, हम आपको ट्रेनिंग देंगे, असला देंगे, अफगानिस्तान में चलें। अब उनकी दूसरी तीसरी नस्ल जिसके पास न पासपोर्ट है, न शनाख्ती कार्ड है, न तालीम है, न हुनर है, वो एक ब्रीड है मुर्गी की तरह, जिसको यहाँ पर जिहाद बिजनेस वालों ने अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी चित्राल से हमला कराते हैं, कभी वजीरिस्तान से। और आज वो एक इंडिया का प्रॉक्सी है, तो एक चीन का प्रॉक्सी है, एक ISI का प्रॉक्सी है, तो एक ईरान का प्रॉक्सी है, एक रूस का प्रॉक्सी है, तो एक अमेरिका का प्रॉक्सी है। तो आज के दौर में चीन से पाकिस्तान की तरक्की होगी। अब इसका थोड़ा सा जायजा लें। तारीखी तौर पर सबसे पहले चीन ने इन्वेस्टमेंट शुरू की है सिंगापुर, जो आज से 30-35 साल पुरानी था। और जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू की तो वहां की इंडिजीनियस आबादी, सन्नाटी सॉइल जो थे, उनका पॉपुलेशन में तनासब था 97%, 97%। और अब तो गूगल से चीजें छुपी हुई नहीं है, निकाल के देखो कि आज सिंगापुर की जो असल आबादी, इंडिजीनियस पॉपुलेशन है, उसका परसेंट कितना है? 3.5%। बाकी कौन है? चाइनीज। यानी सिंगापुर इन्वेस्टमेंट के नाम पर चीनियों का मुल्क बन गया। यही कंबोडिया में हो रहा है। उस तरफ जाए, सेंट्रल एशिया आपके बगल में, सेंट्रल एशिया के स्टेट्स ने, यल्सिन ने जब दरवाजे बंद कर दिए और कहा कि हर एक अपनी किस्मत का खुद फैसला कर, अपनी मईशत का खुद फैसला कर, इंडस्ट्रीज जो इंटरलिंक थी कि जूते का कारखाना, चमड़ा साफ होता था एक रियासत में, कलर दूसरे रियासत में, तो सोल किसी और रियासत में, जोड़ने का कारखाना किसी और रियासत में, जब उन्होंने तोड़ दिया तो सबकी मईशत बैठ। इस दौरान सेंट्रल एशिया की स्टेट्स की मीटिंग हुई और उन्होंने रिक्वेस्ट की चाइना से कि हमें कर
ताजिकिस्तान को कर्ज दिया चीन ने, गवर्नमेंट से था, 10 साल तक नहीं अदा कर सके क्योंकि मईशत तो उठी नहीं गई। तो चीन ने कहा कि हमारा कर्ज वापस करो, हमारी बैंक से कर्जा लो। और बैंक ऑफ चाइना ने कर्जा दिया, लेकिन बैंक के कर्ज का वसूल है कि कुछ मार्गेज करते। पता है आपको, उन्होंने कहा कि ताजिकिस्तान के बॉर्डर जो चाइना के साथ लगता है, वहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है बाग, ये हम मार्गेज करेंगे। और ताजिकिस्तान का 40% एग्रीकल्चर के काबिल है, 60% एग्रीकल्चर के काबिल नहीं है। और जो एग्रीकल्चर के काबिल है उसमें बेहतरीन जरखे जमीन बाग की है, वो मार्गेज हुई, बैंक ने कर्जा दिया, 22 साल तक कर्जा अदा नहीं हुआ। आज से तकरीबन 8-9 साल पहले 2013 या 12 की बात है, वो एक्शन हुआ, चीन ने खरीदा। आज बाग जो है वो ताजिकिस्तान के नक्शे के अंदर नहीं है, वो चीन के नक्शे के। अब गिलगित और बल्तिस्तान का मुस्तकबिल क्या हुआ?